नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों। आज हम क्षितिज से पहला पाठ दो बैलों की कथा पढ़ने जा रहे हैं। ये प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी है, प्रसिद्ध कहानी है। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावनात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में ये भी बताया कि स्वतंत्रता सहज में ही नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार कहानी आज़ादी आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। प्रेमचंद का जन्म 1880 में और मृत्यु इनकी 1936 में हुई। इन्होंने 300 से अधिक कहानियां रची। इनकी कहानियों की विशेषता है कि इनकी भाषा सरल, सजीव और मुहावरेदार है। ये बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में और सीधे संक्षेप में कहना जानते हैं। तो आज हम इनकी ये प्रसिद्ध कथा या कहें कहानी पढ़ेंगे जो हमें एक संदेश भी देती है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी झूरी एक किसान रहता है और इसके दो बैल रहते हैं, हीरा और मोती। दोनों ही ऐसे रहते हैं कि अपने मालिक से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन मालिक इनको एक दिन अपने साले के हाथों बेच देता है। बेचता नहीं, कहें कि ऐसे ही उसके घर भेज देता है। इस झूरी का जो साला है वो बहुत ही निर्दयी रहता है, बैलों की अच्छे से देखभाल नहीं करता, उतना प्रेम नहीं देता जितना कि झूरी करता था। बैल वहाँ से भागते हैं और आगे क्या क्या घटना घटित होती है इस कहानी को हम शुरू से पढ़ेंगे। हमें समझ में आएगा कि कहानी में क्या क्या बताया गया है। दो बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे ये पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। देखो, जानवरों में तो सबसे समझदार मानते हैं गधे को, लेकिन मनुष्य में हम सबसे ज़्यादा जो बेवकूफ़ होता है उसको कभी भी गधा बोल देते हैं। तो जबकि गाय, कुत्ता और गधा, इन तीनों को ही हम बेवकूफ़ की श्रेणी में मानते हैं। मतलब जो एकदम सीधा होता है उसको गाय बोल देते हैं, जो एकदम ऐसे ही आवारा घूमता है उसको कुत्ता बोल देते हैं, और जो बेवकूफ़ होता है उसको गधा बोल देते हैं। लेकिन ब्याही हुई गाय को अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है, मतलब शेर के जैसे मारने को दौड़ती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी भी असंतोष की छाया नहीं दिखाई देती। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल, कुलेल मतलब खुशी मना ले, क्रीड़ा कर ले, खेल ले, मतलब बैसाख गधे का एक उसका प्रिय महीना माना जाता है। इसके लिए बैसाख महीने में एक आध बार वो खुश नज़र आता है, बाकी टाइम पर तो उसके चेहरे पर उदासी ही छाई रहती है। तो गधे की तुलना ऋषि मुनियों से की है कि ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। पराकाष्ठा मतलब अंतिम स्तर को, चरम सीमा को पहुंच गए हैं। जितने गुण एक ऋषि मुनि में होने चाहिए वे सारे के सारे गुण गधे में होते हैं। लेकिन फिर भी कोई मनुष्य बेवकूफ़ होता है तो उसको गधा की संज्ञा दी जाती है। तो ये हमारे समाज की मानसिक विकृति है, उसका कुछ नहीं कर सकते। समाज में जो सीधा इंसान होता है उसको गधा ही बोलते हैं। तो लेखक कहते हैं कि सद्गुणों का इतना अनादर, मतलब जितने इंसान के अंदर अगर सहन शक्ति है और सारे गुण उसके अच्छे हैं तो उसको गधा कहें, ये तो सद्गुणों का एक तरह से अनादर ही है। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हुई और क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। जबकि भारतवासियों की पहचान क्या है? बेचारे शराब नहीं पीते, चार पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते और सुनकर हर चीज़ सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। और वहीं देखो जापान, जापान की मिसाल सबके सामने कि एक विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। गण्य मतलब सम्माननीय बना दिया, उनकी गणना होने लगी कि सभ्य हैं वहाँ के लोग।
क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है, जो एकदम से जवाब देना जानता है वही जीतता है। तो जबकि भारतवासी एकदम से गुलाम रहे हैं अंग्रेज़ों के, और दूसरे किसी न किसी के उपनिवेश रहे हैं, तो भारतीयों की तुलना सीधेपन से की है, जबकि जो दूसरों पर हक जमा लेते हैं आसानी से उनको सभ्य माना है। तो ये हमारे समाज की मानसिकता है ऐसी कि जो सीधा होता है उसको बेवकूफ़ समझा जाता है। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाते। तो हमारे भारतीय भी ईंट का जवाब अगर पत्थर से देते तो सभ्य कहलाते। जापान की मिसाल सामने की एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों की में गण्य बना दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उसे कम ही गधा है, जो उससे कम गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधा का प्रयोग करते हैं कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कभी कभी हम बेवकूफ़ को गधा कह देते हैं, और कभी कभी कोई थोड़ा बहुत बेवकूफ़ होता है उसको बछिया का ताऊ भी बोल देते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ी में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। कहते हैं ना कभी कभी बैल बुद्धि, तो कुछ लोग तो बैल को सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ समझते हैं, लेकिन हमारा विचार ऐसा नहीं है। हम ये समझते हैं कि बैल तो कभी कभी अड़ियल हो जाते हैं, कभी कभी अपनी रीतियों से अपना असंतोष भी प्रकट कर देते हैं, इसलिए उनका स्थान गधे से थोड़ा नीचा है। क्योंकि गधा कभी भी क्रोध नहीं करता, हर स्थिति में सहन कर लेता है, हर स्थिति को परिस्थिति को, लेकिन बैल कभी कभी अड़ियल बन जाते हैं और कुछ गलत होता है तो उसका प्रतिकार भी करते हैं। तो इस तरह से बैल भी सीधे हैं, लेकिन गधे से उनका स्थान नीचा है। तो अब आएगी बैलों की कथा कि किस तरह से बैल अपना रूप दिखाते हैं जब टाइम आता है। तो जब ज़्यादा ही स्थिति खराब हो जाती है और जब कोई उनका ज़्यादा ही तिरस्कार करता है, अपमान करता है, तो किस तरह से वे अपना रंग दिखाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है यहाँ से। झूरी के पास दो बैल थे, एक का नाम हीरा, एक का नाम मोती। उनकी पहचान क्या थी? देखने में सुंदर, काम में चौकस, चौकस मतलब एकदम सचेत, डील में ऊंचे, डील शरीर। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया। दोनों में अच्छी मित्रता थी। दोनों एक ही नांद में एक साथ खाना खाते थे, चुपचाप अपनी बातें एक दूसरे को पास करते थे, विचार विनिमय करते थे। और ये एक शक्ति है जो कि मनुष्य के पास नहीं है। मनुष्य अपनी बात बोलकर ही व्यक्त कर पाते हैं, जबकि वो बिना बोले भी अपने विचारों का आदान प्रदान कर देते हैं। और दोनों में प्रेम किस तरह से था? दोनों एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते, कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते, विग्रह के नाते नहीं, मतलब बिछुड़ना है इसके लिए नहीं, जबकि वे विनोद के भाव से करते थे। विनोद मतलब मस्ती के भाव से करते थे। वे आत्मीयता के भाव से करते थे। उनकी आत्मा एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, उनकी भावनाएं एक दूसरे को समझ में आती थी। दोस्ती थी कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती थी, ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जब ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते, गर्दन हिला हिलाकर चलते, उस समय हर एक की चेष्टा होती कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। मतलब इतनी मित्रता थी, इतनी दोस्ती थी कि जब जोतते थे हल से उनको, तो वे सोचते थे कि ज़्यादा वजन उस पर नहीं मुझ पर रहे। एक दूसरे के लिए इतना वो सोचते थे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते, और नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। तो देखो, खाना भी दोनों एक साथ ही खाते। दोनों नांद क्या होती है? जिसमें पशुओं को चारा दिया जाता है, वो पात्र होता है। तो उसमें वो दोनों एक साथ मुंह डालते थे और एक साथ ही मुंह हटाते थे। तो संयोग की बात क्या है कि झूरी ने, जो उनका मालिक था किसान, गोई, गोई मतलब बैलों की जोड़ी, उसको ससुराल भेज दिया, अपने ससुराल भेज दिया गया के हाथों। बैलों को क्या मालूम वे कहाँ भेजे जा रहे हैं, वो तो समझे कि उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया है।
और इस तरह से बेचा जाना उनको अच्छा नहीं लगा। वो मन ही मन मुंह बातें किए जा रहे थे कि अगर उन्हें हमें नहीं रखना था तो हमें इस जलील के हाथों क्यों बेचा। हमने तो उनकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी, इतनी मेहनत से हम काम हमारा हमसे काम लेते थे, हमें तो उनकी चाकरी में मर जाना भी कबूल था, कभी दाने चारे की शिकायत भी नहीं की, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया। तो इस तरह से वो मूक भावना से मन ही मन एक दूसरे से बातें करते हुए जा रहे थे। लेकिन गया के दांतों में पसीना ला दिया। झूरी ने तो उनको वहां से घर से विदा कर दिया, पर गया को इन दोनों को ले जाने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, क्योंकि दोनों कभी पीछे से भागता तो दाएं बाएं, आगे से दाएं बाएं हो जाते, आगे से उनको रोकता तो पीछे पांव जमा लेते। इस तरह से वो वहाँ से निकलना ही नहीं चाहते थे, लेकिन गया कैसे भी करके उनको अपने घर ले गया। फिर देखो क्या होता है, संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह नहीं डाला। दिल भारी हो रहा था, वो दुखी थे मन से अपने मालिक से बिछुड़ने पे कि मालिक ने हमें क्यों इसके हाथों बेच दिया, क्यों हमें भेज दिया, अपने से दूर क्यों कर दिया। हमने तो मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, फिर भी मालिक ने हमें यहाँ से निकाल दिया, क्यों। इसलिए उनका दिल भारी हो रहा था, वो मन से काफ़ी दुखी हो रहे थे। जिसे उन्होंने अपना घर समझा था वह आज उनसे छूट गया। ये नया घर, नया गांव, नया आदमी उन्हें बेगाने मतलब पराये से लगने लगे। दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की, एक दूसरों को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगा तुड़ा डाले। पगा मतलब उनके मोटी रस्सी से उनको बांध रखा था, तो वो तुड़ाकर वहां से भागे। इतनी मोटी रस्सी थी लेकिन फिर भी तोड़ ली उन्होंने। पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी, एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा दोनों बैल उसके पास आ चुके थे और झूरी बहुत खुश हुआ। दोनों के घुटने तक पांव कीचड़ से भरे पड़े थे। दोनों के आंखों में विद्रोह झलक रहा था। क्यों? किसके प्रति? झूरी के प्रति, जबकि स्नेह भी था साथ साथ में, कि अपने मालिक को गुस्से से भी देख रहे थे और प्यार से भी देख रहे थे कि क्यों हमें आपने उसके हाथों बेच दिया। और वहाँ से अपने मालिक के पास आ जाते हैं और मालिक जो झूरी रहता है वो बहुत खुश होता है उनको देखकर। वह तो खुश होता है, उनको गले लगा लेता है, लेकिन जब झूरी की पत्नी आती है तो उसको बड़ा गुस्सा आता है। घर और गांव के लड़के जमा हो गए, तालियां बजा बजा कर उसका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में ये घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। ऐसी घटना नहीं थी कि भाई ये इससे पहले कोई ऐसी घटना नहीं हुई, लेकिन फिर भी ये सबको महत्वपूर्ण लग रही थी। बाल सभा ने निश्चय किया, बच्चों की टोली ने निश्चय किया कि इन पशुवीरों का अभिनंदन करना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ लाया, कोई चोकर लाया, कोई भूसी लाया। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास नहीं होंगे। तो दूसरे ने भी समर्थन किया। दूसरे ने क्या कहा, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। और तीसरे ने कहा कि वे उस जन्म के आदमी हैं। इस तरह से बच्चे बैलों के बारे में कुछ कुछ कमेंट पास करने लगे। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस नहीं हुआ, इस बारे में किसी को बोलने की हिम्मत नहीं हुई। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। अब झूरी की जो पत्नी थी उसको बड़ा गुस्सा आया कि कैसे नमक हराम बैल हैं, एक दिन वहाँ काम न किया और भाग खड़े हुए। नमक हराम काम जिसका खाते हैं उसका काम करना चाहिए, तो ये तो ऐसे हैं कि काम किया नहीं और वहाँ से भाग आए। झूरी अपने बैलों पर आक्षेप न सुन सका। आक्षेप आरोप नहीं सुन सका झूरी बिल्कुल भी, और बोला कि चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते, वहां से आ गए। तो स्त्री ने रोब के साथ कहा, रोब गुस्से के साथ कहा, तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो और तो सभी पानी पिला पिला कर ही रखते हैं। तो झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। तो झूरी को गुस्सा आ गया कि अगर चारा दिया होता तो क्यों भागते। स्त्री चिढ़ गई, भागे इसलिए कि लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैल को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखो कहाँ से खली और चोकर मिलता है। तो झूरी की पत्नी को गुस्सा आ गया। उसने
बोला कि ये कामचोर हैं इसलिए वहाँ से भाग आए। और मेरे भाई और मेरे घर वाले ऐसे नहीं हैं कि इनको बैठे बैठे खिलाएं। अगर इनको सहलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। आप तो सिर्फ सहलाते हो, इनसे काम नहीं लेते, इसके लिए ये यहाँ भाग गए। अब देखती हूँ इनको कहाँ से मतलब खली चारा ये सब मिलता है, एकदम सूखा चारा इनको खाने को दूंगी। फिर देखो क्या करती है। वही हुआ जो कि पता था कि उसकी पत्नी ने उनको चारा नहीं दिया और बैलों को खाली सूखा भूसा दिया। बैलों ने नांद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाट न कोई रस, क्या खाएं। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। जूहरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता वे। मतलब अपने जो काम करता था लड़का, उससे कहा, अरे थोड़ी सी खली डाल देना इनको, ऐसे कैसे खाएंगे। लेकिन मजूर भी डरता था, मालकिन मुझे मार ही डालेगी। तो बोला, चुरा कर डाला ना दादा, पीछे से तुम ही उन्हीं किसी कहोगे। बोले कि नहीं, मैं ऐसा काम नहीं करूँगा, बाद में आप ही बोलोगे कि इसने डाला है। तो वह भी डर रहा था। तो चलिए बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे का हम पढ़ते हैं। आगे समझते हैं। दूसरे दिन जूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता, और लेकिन मोती और हीरा दोनों को ही बहुत गुस्सा आ रहा था। मोती ने तो कोशिश की कि गाड़ी को खाई में 2-4 बार गिराने की कोशिश की, लेकिन हीरा ने संभाल लिया क्योंकि हीरा ज़्यादा सहनशील था। शाम को वो घर पहुँचे संध्या समय, तो दोनों को मोटी रस्सियों से बांध दिया और कल की शरारत का मजा चखाया। उनके आगे फिर सूखा भूसा ही डाल दिया। दो उसके जो खुद के बैल थे उनको सब कुछ दिया। फिर ऐसा अपमान कभी नहीं देखा था हीरा और मोती ने, क्योंकि झूरी ने तो कभी उनको फूल की छड़ी से भी नहीं छुआ था और उनकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। और यहाँ तो मार भी पड़ी और सम्मान भी नहीं मिला। फिर नांद में जो चारा डाला था, सूखा चारा, उसको तो दोनों ने देखा तक नहीं। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा रखी थी, चाहे कुछ भी हो जाए हम इसका काम करेंगे ही नहीं। तो ये गया मारते मारते थक गया, लेकिन दोनों ने ही पाँव नहीं उठाया। फिर गया को तो इतना गुस्सा आया कि उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए। तो मोती को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वह हल और जोत रस्सी सब लेकर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। अगर उनके गले में मोटी मोटी रस्सियाँ नहीं होती तो दोनों भाग जाते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। तो मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। तो बोले कि अब तो मार पड़ेगी और ज़्यादा। तो फिर बोला कि पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। तो समझाया हीरा ने कि देखो दोनों के हाथ में लाठियां हैं और गया के साथ 2 आदमी आ रहे हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं मजा, मैं भी, लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं 1-2 को गिरा दूंगा। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे की रक्षा की बात कर रहे हैं कि अगर मारेगा, हमारे ऊपर हमला करेगा तो मैं उसको गिरा दूंगा। मोती ऐसा कहता है। तो हीरा समझाता, नहीं, हमारी जाति का ये धर्म नहीं है। तो बैल जाति का क्या धर्म नहीं है, ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप उसका जवाब दे सकते हैं कि दूसरे पर वार करना हमारा धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया, मतलब मन मसोकर रह गया। गया आ पहुंचा, दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट नहीं की, नहीं तो मोती पलट पड़ता और उसके तेवर देख गया और उसके सहायक समझ गए। मतलब गया के साथ जो 2 आदमी आए थे उनको समझ में आ गया कि अब मोती बहुत गुस्से में है, अगर मारेंगे तो हम बचेंगे नहीं। तो भलमन साहत इसी में है कि हम चुपचाप रहें और इनको अपने घर ले जाएं। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े थे और फिर एक छोटी सी लड़की आती है, 2 रोटियां लेकर दोनों के मुंह में देकर चली जाती है। तो इससे भूख तो क्या मिटती, लेकिन दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। तो दोनों ने मन ही मन सोचा कि ऐसे घर में भी कोई सज्जन इंसान रहता है। लड़की बहरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती थी, इसलिए इन बैलों से एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी।
दोनों दिन भर जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की ये बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। मतलब 2 रोटियां देती, उसी को खाकर जैसे उनका पेट भर गया हो, जबकि रोज सूखा भूसा मिलता था, वो खाकर तो वो दुर्बल हो जाते, लेकिन वो 2 रोटियों से जैसे उनको मन की संतुष्टि मिल जाती थी। लेकिन उनके रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। किसके प्रति? गया के प्रति। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो सहा नहीं जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है, उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। वह बेचारी अनाथ हो जाएगी, क्योंकि वो हमारे पास आकर कम से कम हमसे आत्मीयता रखती है, उसको भी मन की शांति मिल जाती है। वो अनाथ हो जाएगी अगर हम यहाँ से भाग जाएंगे तो मालकिन को फेंक दूं, वही तो इस लड़की को मारती है। मोती कहता है कि उस मालकिन को ही सींगों से उठाकर फेंक देता हूँ, क्योंकि वही तो इसको मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूल जाते हो। तो इस तरह से देखो, लेखक ने बीच बीच में ये भी दर्शाया है कि बैलों के मन में भी उपकार की भावना होती है, पशुओं के मन में भी उपकार रहता है दूसरों के प्रति। वो भी जानते हैं कि किस पर वार करना चाहिए, किस पर नहीं करना चाहिए। निहत्थे पर वार नहीं करना चाहिए, बैरी पर वार नहीं, बैरी अगर घायल हो जाए तो उस पर वार नहीं करना चाहिए, औरत पर वार नहीं करना चाहिए। तो ये इस तरह की बातें बताते हैं। हाँ, मैं ये स्वीकार करता, लेकिन इतनी मोटी रस्सी, हाँ तो तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ तुड़ाकर भाग चलें? फिर मोती कहता कि ठीक है, औरत पर हाथ नहीं उठाना, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से तुड़ाकर भाग जाएं। तो बोलते हैं कि ठीक है, मैं ये बात स्वीकार करता हूँ कि लेकिन मोटी रस्सी है, ये टूटेगी कैसे? इसका उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे। मोटी रस्सी मुंह में ना आती थी, बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। फिर देखो, दरवाजा खुलता है और लड़की आती है, दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगते हैं और दोनों की पूंछें खड़ी हो जाती हैं, उनके माथे सहलाए, और फिर वह बोलती है कि रस्सी खोल देती हूँ, यहाँ से चुपके से भाग जाओ, ये लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाली जाए। तो बोले कि आज तुम्हारे लिए मारने की प्लानिंग हो रही है, सलाह हो रही है कि इनकी नाक में नाथ डाल दो। तो उसने उनकी रस्सी खोल दी और उसने गराव खोल दी। गराव क्या होता है कि जो गले में मोटी रस्सी जो बांधी जाती है उसको गराव बोलते हैं। पर दोनों चुप खड़े रहे, मतलब खोल दिया बालिका ने, लेकिन फिर भी चुप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चलें तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। मतलब चल तो पड़े, लेकिन कल इस अनाथ पर फिर आफत आएगी, फिर सोचेंगे कि इसी ने खोला इसलिए भाग गए, इस पर सब गुस्सा करेंगे, इसको मारेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई तो बालिका ने क्या किया, चालाकी दिखाई और बोलने लगी, दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला, बैलों को पकड़ने ही चला, दोनों भागे। गया ने पीछा किया और तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ में लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए। यहाँ तक कहाँ तक दौड़े? जहाँ तक उनको रास्ता पता था वहां तक दौड़े, और बाद में जब रास्ते से अपरिचित हो गए तो वहीं खड़े होकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। फिर देखो, हीरा ने कहा, मुझे मालूम है राह भूल गए हैं, तुम भी बेतहासा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। तो इस तरह से दोनों बात करते हैं कि उसको वहीं से मार गिराना था। बाद में उनको खेत दिखाई देता है तो उस खेत, मटर के खेत में घुस जाते हैं, चढ़ने लगते हैं और बार बार ये सोचते हैं कि कोई आ न जाए, कोई देख ना ले। तो इस तरह से सचेत होकर मटर की घास में अपना पेट भरने लगते हैं, और जब पेट भर गया तो मस्त होकर उछलने कूदने लग गए। दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए, फिर एक दूसरे को ठेकने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, मतलब मस्ती भी करते थे दोनों, खुश होते, सींग मिलाते, लेकिन जब पेट भर जाता तो एक दूसरे को मस्ती मस्ती में मारते भी थे। तो इतना पीछे धकेला मस्ती में
कि हीरा खाई में गिर गया। उसे भी क्रोध आ गया, संभल कर उठा और मोती से भिड़ गया। फिर मोती ने देखा कि खेल में झगड़ा ना हो जाए तो वह किनारे हट गया। अरे ये क्या, कोई सांड डोंकता चला आ रहा। फिर सामने से कोई सांड दिखाई दिया तो दोनों ने सोचा कि अब इससे भिड़ना भी जान से हाथ धोना है, और अगर नहीं भिड़ेंगे तो कायरता है, तो क्या करना चाहिए। तो हीरा ने कहा कि अपने घमंड में फूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा, भाग क्यों न चले, यहाँ से भाग चलते हैं। तो बोलता है नहीं, ये तो कायरता है, तो फिर यहीं मरो, बंदा तो 9-2-11 होता है। फिर मोती कहता है कि ठीक है, नहीं भागना तो, आपको कायरता लग रही है तो मैं तो भाग जाता हूँ यहाँ से, 9-2-11 हो जाता हूँ। 9-2-11 का अर्थ है गायब हो जाना। तो बोलता है कि ठीक है, तो फिर बताओ, कोई उपाय बताओ, क्या करना चाहिए। तो उपाय ये है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें, मैं आगे से रगेदता हूँ, तुम पीछे से रगेदो। मतलब रगेदना मतलब खदेड़ना, मैं इसको आगे से खदेड़ूंगा और तुम पीछे से खदेड़ो, और दोनों एक साथ खदेड़ेंगे तो ये भाग जाएगा। तो दोनों मित्र जान हथेली पर लेकर उस पर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था, मतलब तजुर्बा मतलब उसको ये ज्ञान नहीं था कि अगर इकट्ठे शत्रु वार करें तो किस तरह से उनको हराया जाए। सांड तो सिर्फ मल्लयुद्ध ही करता था, एक युद्ध होता है वो ही करता था जो एक अकेले आदमी से करता था और उसको हराता था, जबकि 2 जन आ जाएं या ज़्यादा आ जाएं तो उनको कैसे हराया जाए, इस बात का एहसास सांड को नहीं था। तो दोनों ने ऐसे ही किया, एक ने आगे से एक ने पीछे से, दोनों को रगेदा, और फिर हीरा ने उसके सींग चुभा दिए। इससे वह जख्मी होकर भाग गया और दोनों ने दूर तक उसको धकेल आए, पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र जीत के नशे में झूमते चले जाते थे। तो मोती ने सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी चाहता तो बच्चा को मार ही डालूं। तो हीरा ने तिरस्कार किया और बोला कि बैरी पर सींग नहीं चलाना चाहिए। तो वो तो हार मान चुका था, तो उस पर क्या तुम अपनी मतलब अब क्या मारते उसको। तो फिर मटर का खेत था, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि आदमी लाठियां लेकर दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसे खूर कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका। पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। तो सोचा कि अभी हीरा तो मेड़ पर ही था, किनारे पर था, वो तो निकल जाता था और भाग भी सकता था, लेकिन मोती फंसा हुआ था। मोती खेत के बीचों बीच था, तो हीरा उसको छोड़कर नहीं जा रहा था। सोचा फंसेंगे तो दोनों ही फंसेंगे, ऐसी हालत में उसको छोड़कर कैसे जाऊं। चलिए विद्यार्थी मित्रों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। कहानी बहुत ही अच्छी है, आगे क्या होता है वो हम देखते हैं। हाँ तो बच्चों, आपने समझा कि मोती है वह मटर के खेत में घुस गया था और हीरा ने सोचा कि संगी संकट में है तो वह भी लौट पड़ा। सोचा फंसेंगे तो दोनों साथ ही फंसेंगे, और रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। तो दोनों को, हीरा और मोती दोनों बैलों को कुछ आदमियों ने पकड़ लिया मटर के खेत में। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। कांजी हाउस मतलब ऐसी जगह जहाँ पर चौपाई जानवरों को बंद कर दिया जाता है और उनकी नीलामी दी जाती है, या फिर कोई उनको लेने आता है तो उनसे रिश्वत वसूल की जाती है। तो लावारिस जो जानवर होते हैं, खेतों को, फसल को खराब करते हैं, ऐसे जानवरों को कांजी हाउस में बंद कर दिया जाता है। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया। साबिका मतलब ऐसा सरोकार पड़ा कि सारा दिन बीत गया, उनको खाने के लिए एक दिन का भी नहीं मिला। तो उनको समझ में आया कि ये कैसा स्वामी है। गया तो फिर भी ठीक था, ये तो बिल्कुल भी कुछ भी खाने को नहीं देता। यहाँ देखा कि कई भैंसें थी, कई बकरियां थी, कई घोड़े गधे सब मुर्दे की हालत में पड़े हुए थे, क्योंकि इनको बिल्कुल भी खाने पीने के लिए नहीं दिया जाता था। और कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। सारा दिन मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए रहते, पर कोई चारा न लेकर आता था। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की
पर इससे क्या तृप्ति होती, तृप्ति मतलब इससे कैसे संतुष्टि मिलती। तो इस तरह से दोनों की दुर्दशा हो रही थी, बहुत बुरी हालत हो रही थी, दोनों को कांची हाउस में बंद कर दिया गया था। रात को जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। विद्रोह की ज्वाला मतलब उसके प्रति विरोध की भावना दहक उठी कि अब तो नहीं रहा जाता, अब तो यहाँ से भागना ही पड़ेगा। तो मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है कि प्राण निकल रहे हैं। जब कुछ भी खाने पीने को नहीं मिलेगा तो मन में यही आएगा कि अब तो प्राण ही निकल जाएंगे। तो ऐसी दोनों की मनोभावना हो रही थी। फिर दोनों ने प्लान बनाया, आओ दीवार तोड़ डाले, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूथ पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पट निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा और दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। तो हीरा ने मिट्टी की जो दीवार थी वो गिरा दी। तो तभी इस उसका उद्दंडपन देखकर तभी वहाँ चौकीदार आया कांजी हाउस का, और उसने उसके ऊपर 2-4 डंडे रसीद कर दिए और मोटी रस्सी से हीरा को बांध दिया। तभी ये मोती बोलता है कि आखिर मार खाई, क्या मिला, क्यों किया ऐसा काम। तो बोलता है कि अपने बुत्ते भर जोर तो मार दिया। तो बोला ऐसा जोर किस काम का, जो बंधन में पड़ गए कि इतनी मोटी रस्सी से आपको बांध दिया, ऐसा जोर किस काम का। तो बोले जोर तो मारता ही रहूँगा, चाहे कितने भी बंधन पड़ते जाएं, तो मैं हार नहीं मानने वाला, चाहे कोई कितना भी मुझे प्रताड़ित करे, मैं अपना जोर दिखाता ही रहूँगा। तो बोले जान से हाथ धोना पड़ेगा, मतलब मारे जाओगे एक ना एक दिन। तो हीरा बोलता है कुछ परवाह नहीं, यूं भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुल जाती तो कितने जाने बच जाती, मतलब इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन यही हाल रहा तो मर ही जाएंगे। हाँ ये बात तो है, अच्छा तो ला फिर मैं जोर लगाता हूँ। तो बोले कि ठीक है, दोनों मिलकर जोर लगाते हैं और दीवार को गिराने की कोशिश करते हैं। फिर दोनों क्या करते हैं, सींग लगाकर दीवार को गिराने की कोशिश करते हैं और इस तरह से शक्ति लगाते हैं जैसे किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहे हों। और दोनों ने दूनी शक्ति से धक्का मारा तो दीवार आधी गिर गई। दीवार को गिरना ही था कि अधमरे से पड़े जानवर जो मुर्दा हालत में पड़े हुए थे वो सभी उठ उठकर भागने लगे। और उसमें से बकरियां निकली, घोड़े भी सरपट भागे और भैंस भी खसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े रहे। क्योंकि पता है ना, गधे तो कितने सहनशील होते हैं और सीधे होते हैं, उनको डर लगता रहता है हमेशा मालिक का। तो फिर हीरा ने पूछा कि तुम क्यों नहीं भाग जाते। तो गधे ने कहा जो कहीं पकड़ लिए जाए तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है, अभी तो भाग सकते हो ना, अब कौन पकड़ेगा। तो हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। तो गधों ने ये जवाब दिया कि नहीं नहीं, हम नहीं भागेंगे, हम यहीं पड़े रहेंगे। और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। तो मोती की आंखों में आंसू आ गए और बोला कि तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो। हीरा ने कहा कि मैं नहीं जा पाऊंगा यहाँ से, एक काम करो, तुम्हारी रस्सी खुल गई है, तुम भी भाग जाओ और मुझे यहीं रहने दो, किस्मत हुई तो हम आपस में ज़रूर मिलेंगे। तो मोती ने कहा क्या तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो, मित्र है ना, हम तो साथ ही रहते आए हैं, फिर मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। तो देखो यहाँ पर जानवरों में भी लेखक ने ये दर्शाया कि जानवर भी एक दूसरे के प्रति मतलब भावना रखते हैं, ऐसी मित्रता वो भी निभाते हैं। हीरा ने कहा बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे ये तुम्हारी शरारत है। मोती ने गर्व से बोला जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधना पड़ा उसके लिए अगर मुझे मार पड़े तो क्या चिंता, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। बोले कि क्या हुआ, कम से कम मैंने 9-10 प्राणियों की जान तो बचाई, कम से कम वे जानवर तो हमें आशीर्वाद देंगे। ये कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मारकर बाड़े से बाहर निकाला, तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। मतलब दोनों बैलों ने सींग मार मारकर गधों को भी बाहर निकाल दिया ताकि उनकी भी जान बच जाए। भोर होते ही मतलब सुबह होते ही
मुंशी और चौकीदार अन्य कर्मचारियों में कैसे खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं। खलबली तो मचनी थी, पूरा कांजी हाउस एकदम खाली हो गया था, क्योंकि उन जानवरों से उनको कुछ ना कुछ हासिल होता था। नीलामी होती तो पैसा आता, कोई मालिक उनको लेने आता तो वो रिश्वत देकर उनको छुड़ाते, तो एकदम से उनका नुकसान हो गया था, तो खलबली मच गई। इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया। अब हीरा तो पहले से ही बंधा हुआ था, मोती को भी बांध दिया। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक नहीं जा रहा था। ठठरियाँ निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी। दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी। डुग्गी इसलिए बजने लगी कि नीलामी की वो लगाई गई थी कि जिसको भी इनको लेकर जाना है, दोनों बैलों को, वो हम नीलाम कर रहे हैं, नीलामी कर रहे हैं, आप कोई चाहें तो लेकर जा सकते हैं। तब दोनों मित्र निकाले गए। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता, क्योंकि दोनों की हालत बहुत खराब हो गई थी। सहसा एक दड़ियल आदमी आया और उसकी आंखें लाल थी और मुद्रा मुद्रा मतलब उसकी भाव भंगिमा, उसके चेहरे का रूप एकदम कठोर। दोनों मित्र के कुल्लों में उंगली गोदकर मुंशी जी से बात करने लगा। चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों का दिल कांप उठे। वह क्यों है और क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। वो समझ गए कि ये एक ऐसा इंसान है जो हमें काट डालेगा और हमारे मांस को कहीं ना कहीं बेच खाएगा। तो उसकी मुद्रा देखकर वो समझ गए थे कि हमारी हालत अब क्या होने वाली है। तो वह उंगली गोंद गोंद कर पीठ पर देख रहा था कि बैल के अंदर कुछ बचा है या नहीं। हीरा ने कहा, गया कि घर से नाहक भागे, मतलब हम ऐसे ही गया कि घर से भागे, अब तो जान न बचेगी। कम से कम वहाँ कुछ तो मिलता था, अब तो हमारी जान ही चली जाएगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती। भगवान के लिए हमारा जीना मरना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार उस भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया, क्या अब न बचाएंगे। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो दोनों आपस में मूक भाषा में बात कर रहे थे कि भगवान ने पहले भी हमें उस लड़की के हाथों बचाया। आपको पता ही है कि लड़की ने कैसे उनको खोल दिया था और दोनों भाग खड़े हुए थे वहाँ से, तब भगवान ने बचाया, तो अब भी ज़रूर बचाएंगे। लेकिन वो दूसरा कहता है कि देख लेना, हमारे ऊपर ये छुरी चलाने वाला है, ये दड़ियल। तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी ये सब किसी के काम तो आएगा। तो अब भी उनके मन में यही है कि चलो हम मर भी जाएंगे, हमें कोई काट भी देगा, तो भी हमारा शरीर किसी के तो काम आएगा। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले, पर दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, मतलब अंग अंग उनका कांप रहा था, क्योंकि उनको पता था कि अब उनकी जान नहीं बचने वाली। अब तो ये कभी भी छुरी चला सकता है हमारे ऊपर और हमारी जान चंद समय की बची हुई है। चाल धीमी हो जाने पर डंडा जमा देता था, थोड़ा भी धीरे चलते तो वह डंडा जमा देता था। तो रास्ते में मतलब गाय बैलों का एक रेवड़ हरे भरे घर में खेत में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा हुआ पागुर करता था, मतलब जुगाली कर रहा था। कितना सुखी जीवन था। सबको देखकर ये एकदम सोच रहे थे कि ये कितने सुखी हैं, पर कितने स्वार्थी। सब किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बदिक के हाथों पड़े कैसे दुखी हैं। तो ये दोनों ही आपस में सोच रहे थे कि देखो ये सब कितने सुखी हैं और कितने खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन इनको ये स्वार्थी भी हैं। इनको बिल्कुल चिंता नहीं है कि इनके दो बड़े भाई हैं जो एक किसी के हाथों बंधे हुए हैं और कोई उनको पकड़कर लेकर जा रहा है। इनको जरा भी चिंता नहीं है इस बात की। और सहसा दोनों को मालूम हुआ कि ये वही रास्ता है जहाँ से गया उनको लेकर गया था, और ये पूरा का पूरा रास्ता, पूरा का पूरा माजरा उनको समझ में आ गया। वही कुआं, वही खेत, वही आवाज़, वो सब उनको सुनने, वही गांव, वही रास्ता सब दिखाई देने लगा। तो अचानक से याद आ गया उनको कि ये वही जगह है जहाँ से हम यहाँ से निकले थे। फिर उनका घर भी नज़दीक आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ, ये जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। तो हीरा बोला कि मुझे तो घर दिख गया, अब मैं तो मेरे घर जाता हूँ,
तो मोती बोलता है कि ये जाने देगा क्या? बोलता है आपको तो इसको मैं मार गिराऊंगा। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से आगे हम न जाएंगे। तो थान मतलब पशु को बांधने की जो जगह होती है उसको थान कहते हैं। दोनों उन्मत्त होकर, उन्मत्त मतलब खुश होकर, खुशी आ गई दोनों के अंदर, उत्साह आ गया। बछड़ों की बाती कुलेले, कुलेले मतलब एकदम खुशी व्यक्त करते हुए घर की ओर दौड़े। वह घर थान है, वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए। थान मतलब जो पशु को बांधने की जगह होती है, वहां आकर खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आया। जूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। जो उनका मालिक था वो बैठा हुआ था द्वार पर ही। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक जूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। जूरी ने कहा, ये मेरे बैल हैं। तो दड़ियल को पता नहीं था कि ये अपने असली मालिक के पास आ पहुंचे हैं। अब तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। दड़ियल ने उनकी रस्सी पकड़ ली और बोले कि ये मेरे बैल हैं। तो तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। तो बोले कि मैं मवेशी खाने मतलब जहाँ पशुओं को रखा जाता है वहाँ से मैं नीलाम करके लाया हूँ इनको, ये मेरे बैल हैं। तो फिर इसने कहा, जूरी ने, कि मैं तो समझता हूँ चुराए लिए आते हो, तुम कहीं से चोरी करके लाए हो। चुपके से चले जाओ, ये मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने की क्या अख्तियार है, मतलब क्या हक है मेरे बैल को कोई नीलाम करे? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। तो बोले, और ये सबूत है कि ये मेरे द्वार पर खड़े हैं, ये मेरा ये सबूत है कि ये मेरे द्वार पर आकर खुद ब खुद आकर खड़े हुए हैं। तो इससे बड़ा सबूत मैं आपको क्या दूंगा? इस तरह से जूरी ने रोब जमाया। दड़ियल जलाकर बैलों की जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा तो मोती ने उसको सींग मार मार कर वहां से खदेड़ दिया और गांव के बाहर धकेल कर आ गया। वहां वह गालियां बकने लगा। कौन? दड़ियल आदमी। लेकिन जो मोती था वह एकदम साहस के साथ वहीं पर खड़ा रहा। और फिर हीरा ने कहा, अरे मैं तो डर ही गया था कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। तो हीरा ने अपनी मुख भाषा में कहा कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आज तो तुम गुस्से में उसको मार ही दोगे। अब ना आएगा, आएगा तो दूर से ही खबर लूंगा, देखूं कैसे आता है, जो गोली मरवा दे। मर जाऊंगा पर इसके काम ना आऊंगा। कि मोती ने कहा कि मर जाऊंगा, मर जाना मंजूर है, लेकिन उस दड़ियल के काम मैं कभी ना आने वाला, क्योंकि अब तो साहस आ गया था, अपने मालिक के घर जो आ गया था। हमारी जान तो कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए हम इतने सीधे हैं, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं, इसलिए कोई हमारी जान की परवाह नहीं करता। तो यहाँ लेखक ने इस वाक्य से ये भी इंगित किया है कि जो सीधे लोग होते हैं उनकी कोई परवाह नहीं करता, और आज सीधेपन का जमाना नहीं है। तो देखो, जब तक आप विरोध नहीं करोगे किसी बात का, शोषण का, कोई सामने वाला आपको परेशान करते ही जा रहा है, करते ही जा रहा है, और आप कभी प्रतिकार नहीं करोगे, प्रतिक्रिया नहीं दिखाओगे, तब तक आप उसके बंधन में ही रहोगे। ये यहाँ बताने की कोशिश की है लेखक ने। जरा देर में नांदों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। जूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था, वह उनसे लिपट गया। जूरी की पत्नी भी भीतर से दौड़ी दौड़ी आई। उसने भी आकर दोनों को मतलब गले से लगा लिए, माथे दोनों के चूम लिए। तो जूरी की पत्नी को भी समझ में आ गया था कि मैंने ही इनके साथ गलत किया, और ये तो अपने मालिक से बहुत प्यार करते हैं, इनकी कोई गलती नहीं है। हमें जानवरों के प्रति प्रेम रखना चाहिए। हम जानवरों को जितना प्रेम करेंगे वो उससे कहीं गुना हमसे आत्मीयता दिखाएंगे। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा ये कहानी हमें क्या प्रेरणा देती है कि स्वतंत्रता इतनी आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए लगातार संघर्ष करना पड़ता है। अगर हमारा कोई शोषण करे तो हमें ज़रूर उसका, हमें अधिकार है कि हम भी उसका प्रतिकार करें। धन्यवाद।